दोस्तों, क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने अपने स्मार्टफोन की बैटरी अपने खुद के हाथ से कब बदली थी? आप सोच रहे होंगे कि ये मैं किस जमाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 8 से 10 सालों से तो सभी स्मार्टफोन्स नॉन रिमूवेबल बैटरी के साथ आते हैं। लेकिन आप में से कई सारे लोगों को याद होगा कि स्मार्टफोन्स हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले के फोन्स में हम बैटरी को खुद से बदल सकते थे और मैक्सिमम लोग अपने साथ मल्टीपल बैटरीज कैरी किया करते थे। जैसे ही प्राइमरी बैटरी डिस्चार्ज हुआ तो दूसरा लगा लिया। लेकिन आज स्मार्टफोन्स के डिजाइन में इतना चेंज हो चुका है कि फोन के अंदर रिमूवेबल बैटरी देना पॉसिबल है ही नहीं। एंड यही वजह है कि आज मैक्सिमम स्मार्टफोन्स रिप्लेसेबल बैटरी फीचर के साथ नहीं आते हैं। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि आने वाले कुछ ही सालों में आप अपने एंड्रॉइड फोन, इवन आईफोन में भी बैटरी को रिप्लेस कर सकेंगे। जी हाँ, वही आईफोन जिसका फर्स्ट स्मार्टफोन भी नॉन रिमूवेबल बैटरी के साथ लॉन्च हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल कैसे है, तो आपको बता दें, यूरोपियन पार्लियामेंट के नए लॉ के कारण रिमूवेबल बैटरीज एक बार फिर से ट्रेंड में आने वाली है। और ये बदलाव सिर्फ स्मार्टफोन के साथ ही नहीं होने वाला, बल्कि टैबलेट, लैपटॉप और ईवीज भी ऐसे ही रिमूवेबल बैटरीज के साथ आएंगी, जिन्हें आप खुद ही आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या है ईयू का ये नया लॉ? इससे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कैसे कैसे बदलाव आने वाले हैं और कैसे इस लॉ का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जून 2023 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने सारे मेंबर्स के सामने एक लॉ को इंट्रोड्यूस किया था कि यूके के अंदर अब जितनी भी डिवाइसेस सेल होंगी उसमें रिप्लेसेबल बैटरी का फीचर जरूर होना चाहिए। यहाँ रिप्लेसेबल का मतलब है कि ऐसी बैटरी जिसे रिमूव करने के लिए किसी भी तरह के स्पेशल टूल या टेक्नीशियन की जरूरत ना पड़े। ये इतना आसान हो कि इसे कोई भी आम आदमी खुद से रिप्लेस कर सके। इस लॉ के फेवर में 587 मेंबर्स के वोट मिले। अब अगर हम देखें तो आजकल सारे स्मार्टफोन्स ग्लास सैंडविच मेथड से डिजाइन किए जाते हैं, यानी कि इनका फ्रंट एंड बैक पैनल ग्लास का बना होता है और ये बीच में मेटल या प्लास्टिक के फ्रेम से अटैच रहता है। जैसे जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री एडवांस होती जा रही है, कुछ इसी तरह के डिजाइन्स का ट्रेंड चलने लगा है, जिसे कंपनीज के साथ साथ कस्टमर्स भी एक्साइटमेंट के साथ अडॉप्ट कर रहे हैं। इस तरह के डिजाइन वाले फोन काफी स्लीक एंड थिन होते हैं, जो प्रीमियम लुक एंड फील देने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन इस तरह के डिवाइसेस को बनाने में ग्लू का एक्सटेंसिव यूज होता है, ताकि सभी कंपोनेंट्स आपस में अच्छे से जुड़ सके। ऐसे में अगर यूरोपियन यूनियन का नया रूल इम्प्लीमेंट किया जाता है तो बैटरी को रिमूवेबल बनाने के लिए एडहेसिव का इस्तेमाल कम करना होगा और ग्लास सैंडविच डिजाइन को रिप्लेस करके कुछ ऐसे अल्टरनेटिव डिजाइन्स लाने होंगे जो प्रीमियम लुक और फील के साथ साथ इको फ्रेंडली भी हों। ऐसे में ये रूल एप्पल, गूगल एंड सैमसंग के साथ साथ बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनीज के कंस्ट्रक्शन मेथड में बहुत ही मेजर बदलाव ला सकता है। इसके अलावा ये रूल ना सिर्फ ट्रेडिशनल स्मार्टफोन्स को ही अफेक्ट करेगा, बल्कि इससे आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहे फोल्डेबल फोन्स, जिन्हें फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के साथ डिजाइन किया गया है, उन्हें भी कई तरह के बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। पर सवाल ये उठता है कि इस सब से हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि ये रूल तो सिर्फ उन कंट्रीज के लिए है जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड पहले भी कई सारे ऐसे रूल्स बन चुके हैं जो किसी स्पेसिफिक जगह के लिए बने थे, लेकिन बाद में उसे पूरी दुनिया को अडॉप्ट करना पड़ा। एंड ऑब्वियसली इंडिया भी उसमें शामिल है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में यूरोपियन यूनियन ने एक रूल पास किया था कि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर टाइप सी पोर्ट का होना जरूरी है। इन प्रोडक्ट्स में मोबाइल फोन, टैबलेट्स, कैमरास और बाकी के अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडेड थे। और आज आप देख ही सकते हैं कि मैक्सिमम एंड्रॉइड फोन्स टाइप सी पर शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि एप्पल ने भी अपनी मैकबुक और आईपैड में यूएसबी टाइप सी देना शुरू कर दिया है। लेकिन अपने हीरो प्रोडक्ट आईफोन में वो अभी भी लाइटनिंग पोर्ट का ही यूज करता है। इसकी वजह से एप्पल और ईयू के बीच काफी ज्यादा मतभेद हुए। बाद में ईयू ने लेटर भेजकर एप्पल पर दबाव बनाने की कोशिश भी की, ताकि वो अपने लाइटनिंग पोर्ट को छोड़ के टाइप सी यूएसबी का यूज करे। इसका असर ये हुआ कि एप्पल भी अब अपने अपकमिंग आईफोन 15 को टाइप सी पोर्ट के साथ लॉन्च कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लॉ तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन के लिए अप्लाई होता है, तो क्या एप्पल टाइप सी पोर्ट सिर्फ ईयू के लिए ही बनाएगा? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड फोन्स पर नजर डालें तो आज सभी कंपनीज हर रीजन के लिए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट ही प्रोवाइड करती हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हर रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग फीचर प्रोवाइड करना मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही ज्यादा कॉस्टली बना देता है। ऐसे में एप्पल को चाहे ईयू में आईफोन को सेल करना हो या दुनिया के किसी भी कोने में, वो वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट्स के साथ टाइप सी पोर्ट ही ऑफर करेगा। तो भले ही ईयू ने इस रेगुलेशन को हमारे लिए नहीं बनाया हो, पर आईफोन 15 हमें भी टाइप सी पोर्ट के साथ ही मिलेगा।
आपको बता दें कि ईयू का ये ऐसा इकलौता रूल नहीं है जिसे कंपनीज को मानना जरूरी है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे कई नियम ईयू ने अपने रीजन के लिए बनाए थे जिन्हें आज बाकी कंट्रीज सहित इंडिया में भी फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2003 में ईयू ने RoHS डायरेक्टिव रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत लेड, मरकरी और कैडमियम जैसे कई सारे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी के प्रोडक्ट से बैन कर दिया गया था। इस रूल के बाद से पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ही चेंज हो गई थी, क्योंकि कंपनीज को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्मूला में बदलाव लाना पड़ा और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। इंडस्ट्री ने ईयू के इस रूल को फॉलो करने के लिए इनिशियली $32 बिलियन स्पेंड किए थे। साथ ही हर साल अराउंड $3 बिलियन एडिशनली खर्च किए जा रहे थे ताकि इंश्योर हो सके कि वो सही से इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। और ये रूल सिर्फ यूरोपियन यूनियन तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि कई कंपनीज ने तो इस गाइडलाइन की वजह से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ही बदल डाला और पूरी दुनिया के लिए एक सेम तरह की प्रोडक्ट्स बनाने लगे। वहीं बाकी के कंट्रीज में भी ईयू के बाद इस तरह के हैजर्डस सब्सटेंसेस बैन होने लगे, जैसे कि 1 मार्च 2007 को चाइना ने भी चाइना RoHS इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और कई कंट्रीज में ये रूल फॉलो किया जाने लगा, जिसके चलते सभी कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। एप्पल पर टॉक्सिक मटेरियल यूज करने का आरोप लगा तो वहीं पेप्सिको और कोका कोला के बॉटल्स पर यूज किए गए पेंट में लेड पाया गया। यहाँ तक कि कोका कोला को $1.25 मिलियन और पेप्सिको को $4.3 मिलियन की पेनल्टीज भी चुकानी पड़ी थी। और दोस्तों, इसी तरह इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए RoHS सर्टिफिकेट देना गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। इस तरह से ईयू के रूल का इम्पैक्ट सिर्फ वहीं तक सीमित ना रह के बल्कि बाकी के देशों में भी देखने को मिलता है। इसलिए माना जा रहा है कि रिमूवेबल बैटरी वाले इस नए रूल को भी कंपनीज चाहे या ना चाहे उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये बदलाव सिर्फ स्मार्टफोन्स पे ही नहीं बल्कि और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि टैबलेट, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ई-बाइक्स में भी अप्लाई हो सकता है। यूरोपियन यूनियन में इसके लिए सही सीमा 2027 तक रखी गई है, यानी कंपनीज के पास अभी लगभग 3.5 साल का समय है। आपको बता दें कि इस लॉ की वजह से एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े जायंट्स के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि एप्पल अपने फर्स्ट आईफोन से ही नॉन रिमूवेबल बैटरी वाला फोन प्रोवाइड कर रहा है। इवन ये पहला स्मार्टफोन है जिसने दुनिया में नॉन रिमूवेबल बैटरी को इंट्रोड्यूस किया था। वहीं बात करें सैमसंग की तो उसने भी अपने फ्लैगशिप फोन्स में 2014 से ही रिमूवेबल बैटरीज देना बंद कर दिया और उनका सारा वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इसी के अकॉर्डिंग बिल्ड हो चुका है। ऐसे में उन्हें इस नए रूल्स के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एडजस्ट करना होगा। साथ ही हो सकता है कि वो अपने डिवाइसेस के लिए एक ग्लोबल डिजाइन को अडॉप्ट कर लें। अब काफी लोगों का मानना है कि अगर रिमूवेबल बैटरी को वापस से लाया गया तो कस्टमर्स को कई सारे फीचर्स से हाथ धोना पड़ सकता है, जिसमें से एक है वाटर एंड डस्ट प्रूफिंग। दरअसल अभी के समय में ज्यादातर मिड रेंज और प्रीमियम फोन्स वाटर प्रूफिंग और डस्ट प्रूफिंग के साथ आते हैं और स्मार्टफोन्स को ऐसा बनाने के लिए बहुत ही टाइट सील की जरूरत पड़ती है ताकि कहीं से भी पानी या डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना जा सके। यहाँ तक कि इन डिवाइसेस में किसी तरह का रिपेयरिंग वर्क भी होता है तो उसे कंप्लीट करने के बाद इसे एक स्पेशल एडहेसिव की मदद से सील कर दिया जाता है। इस वजह से लोगों के बीच एक कंसर्न है कि क्या आप मार्केट से वाटर और डस्ट प्रूफ डिवाइसेस गायब हो जाएंगे। इसका जवाब एक अमेरिकन इंडिपेंडेंट रिपेयर टेक्नीशियन और यूट्यूबर लुइस एंथनी रॉसमैन, जो राइट टू रिपेयर कैंपेन के एडवोकेट भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि कुछ पुराने फोन्स जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S5 और सोनी एक्सपीरिया ZB-10 को देखें तो इन दोनों ही स्मार्टफोन्स की बैटरीज रिमूवेबल थी। इसके बावजूद उन्हें IP67 और IP68 वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग मिली थी। इससे पता चलता है कि रिमूवेबल बैटरीज के साथ भी वाटर या डस्ट प्रूफिंग पॉसिबल है। बस इसके लिए अटेंशन टू डिटेल और थॉटफुल इंजीनियरिंग की जरूरत होगी। अगर आप राइट टू रिपेयर रूल के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि मार्च 2021 में ईयू ने इस रूल को इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से कंपनीज को ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए कहा गया जिसके स्पेयर पार्ट्स को आसानी से रिमूव एंड रिप्लेस किया जा सके। साथ ही उनके लिए इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप या कस्टमर्स को रिपेयर मैनुअल्स, स्पेयर पार्ट्स और डायग्नोस्टिक टूल्स प्रोवाइड करना भी जरूरी कर दिया गया। इस रूल को बनाने के पीछे का मकसद था कि लोग अपने खराब हुए डिवाइसेस को ठीक करके उसे दोबारा यूज में ला सकें ताकि कम से कम ई वेस्ट जनरेट हो। आपने देखा होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाती है तो मैक्सिमम लोग उसे रिपेयर करने की बजाय दूसरा खरीदना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज इस मामले में एंटी कंज्यूमर बिहेवियर अपनाती हैं और एप्पल का नाम इस लिस्ट में टॉप पर आता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आईफोन की स्क्रीन टूट जाए और आप उसे सेम मॉडल की जेन्युइन और परफेक्ट स्क्रीन के साथ रिप्लेस कर दें, तो इसके बाद आपके आईफोन के कुछ फीचर्स डिसेबल हो जाते हैं। कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम आपको बैटरी और कैमरा रिप्लेस करने के बाद भी मिलेगी। ऐसे में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप इन डिवाइसेस की रिपेयर सिर्फ एप्पल सर्विस सेंटर से ही कराएं, ताकि आपसे मोटी रकम वसूली जा सके। इसके अलावा अगर आपके पास मैकबुक है और मान लो कि उसका डिस्प्ले फ्लेक्स केबल टूट गया है, तो ऐसे में ये आपके लिए एक बहुत ही मुश्किल और एक्सपेंसिव टास्क बन जाएगा, क्योंकि एप्पल फ्लेक्स केबल को इस तरह से कनेक्ट करता है कि आप सिर्फ केबल को रिप्लेस नहीं कर सकते, बल्कि आपको पूरा का पूरा डिस्प्ले ही चेंज करना होगा। अब फ्लेक्स केबल मार्केट में 6,000 रुपए का मिलता है, लेकिन पूरा डिस्प्ले चेंज कराने में आपको 16 से 55,000 रुपए तक का खर्च आएगा, जो अलग अलग मॉडल पर डिपेंड करता है। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए ईयू ने ये राइट टू रिपेयर इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिप्लेसेबल बैटरी की, तो इस नए रूल की वजह से एक और आर्गुमेंट ये भी है कि इससे हमें स्लिम स्मार्टफोन्स देखने को ना मिले, जैसा कि अभी मार्केट में अवेलेबल है, और कंपनीज के लिए भी इस तरह का स्मार्टफोन बनाना चैलेंजिंग होगा। लेकिन 2016 में लॉन्च हुआ LG G5 को देखें तो उसमें रिमूवेबल बैटरी के साथ साथ स्लिम बॉडी और प्रीमियम लुक भी प्रोवाइड किया गया था। ऐसे में ये भी कहना शायद गलत हो सकता है कि अब हम स्लिम एंड स्लीक स्मार्टफोन्स नहीं देख सकेंगे। इसके लिए कंपनीज को नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ सकती है, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। इस सब के साथ ही अब हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि ईयू ने इस लॉ को आखिर बनाया ही क्यों। कंपनीज को परेशान करने के लिए या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? तो दोस्तों, इस डिसीजन का असली मकसद कस्टमर से कहीं ज्यादा एनवायरनमेंट को सोच के लिया गया है, क्योंकि हर साल वर्ल्ड वाइड 50 मिलियन मैट्रिक टन से भी ज्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है, जिसकी वजह से ईयू छोटे छोटे बदलाव करके बैटरीज की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर होने वाले इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि किसी डिवाइस की नॉन रिमूवेबल बैटरी के खराब होने पर उसे रिप्लेस कराना इतना मुश्किल और एक्सपेंसिव हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि क्यों ना थोड़े और पैसे डालकर एक नया डिवाइस ही ले लें, और इसी वजह से हर साल भारी मात्रा में ई वेस्ट जनरेट होता है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। लेकिन दोस्तों, इस रूल के इम्प्लीमेंट होने के बाद ई वेस्ट काफी हद तक कम हो जाएगा, जहां इसके लिए ईयू ने कुछ गाइडलाइंस भी बनाए हुए हैं, जैसे कि फोन मैन्युफैक्चरर्स को 63% पोर्टेबल बैटरीज कलेक्ट करना है, जिन्हें लोग 2027 के एंड तक फेंक देंगे। इसके अलावा कंपनीज को 2027 के एंड तक खराब बैटरीज में से कम 50% लिथियम रिकवर करनी होगी। साथ ही इलेक्ट्रिक कार्स में यूज होने वाली बैटरीज में रिसाइक्लेबल मटेरियल का एक सर्टेन अमाउंट, यानी कि 16% कोबाल्ट, 85% लेड, 6% लिथियम और 6% निकल का यूज करना कंपलसरी है। एंड सभी बैटरीज को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि ये 50% रिसाइकलिंग एफिशिएंट हो, यानी कि उसमें से कम आधे यूजफुल मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके दोबारा से यूज में लाया जा सके। बट ये सारे चेंजेस ऑब्वियसली कुछ महीनों में नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इस लॉ के आने के बाद हलचल जरूर है। तो आने वाले समय में ये देखना काफी मजेदार होगा कि हमारे हाथ में किस तरह के स्मार्टफोन्स होंगे और लैपटॉप, ई बाइक्स या ईवीज के साथ साथ और क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। बाकी ईयू का ये रूल आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि एप्पल कैसे अपने ग्राहकों को बेवकूफ बनाता है, तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।